आसान है, साथ साथ ये अटेम्प्ट करेंगे इसको। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कहते हैं जी, इट इज़ पॉसिबल टू मेजर एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। एंथैल्पी चेंज का सवाल है, दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, एक Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, और दूसरा हमारे पास क्या आना चाहिए, डेल्टा एच इक्वल्स टू Q ओवर एन का फॉर्मूला, जिसमें Q यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो यही Q की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर हो जाती है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो यही Q की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करते होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ इसको इंसर्ट करके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते होते हैं। तो ये दो फॉर्मूलाज एंथैल्पी चेंज का सवाल पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए। है। कहता है जी, डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन जी। वैसे ये हमारी ईयरली में नहीं है ये वाला। क्या नहीं है? ये वाला ये पेपर। रिलीज में नहीं है ये? जी। चलो खैर है, मैं जरा चाह रहा था कि जरा ये भी डिस्कस हो जाए। खैर है, उसका मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग है ना, तो बस आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा सेपरेट। अटेम्प्ट तो मैं नहीं कराना नहीं, तो मैं चार में एंथैल्पी चेंज का जरा एक पेपर हो जाए ज्यादा से, एक और हो जाए। तो ये रिलीज में मैं खुद असाइन कर दूंगा, जो आपके पास पड़े हुए होंगे वो वाले। ठीक है। जी। अच्छा, तो कहता है इट इज पॉसिबल टू मेजर द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल, यूजिंग द फॉलोइंग apparatus। तो उस apparatus में उसने क्या क्या आपको लगा के दिखाया है। इसमें आपके पास एक बीकर है, ठीक है, मेटल कैन है बेसिकली। तो एक बात ना, यहाँ मेटल कैन से हमें पता होनी चाहिए, मेटल जो है वो हीट को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मेटल कैन बेसिकली हीट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, हीट लॉस टू द सराउंडिंग। यहाँ पे जो है कन्वेंशनल तरीका जो है, पॉलीस्टाइरीन कप के बजाय यहाँ पे जब मेटल कैन यूज करेंगे ज्यादा हीट लॉस टू द सराउंडिंग होगा। थर्मोमीटर यूज किया है, वाटर यूज किया है जिसको हीट करना है उसने। उसके अलावा एक लिड यूज की है जो अपने स्पिरिट लैम्प के ऊपर लगाई है, ताकि उस, क्योंकि आपको पता है एथेनॉल जो है वो कैसा होता है, वॉलेटाइल इन नेचर होता है, तो लिड ऊपर रखेंगे ताकि वो इवेपोरेट ना कर जाए, उसकी अमाउंट नीचे जो पड़ी है वो खत्म ना हो जाए। ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके अलावा विक है जिसको बर्न करते होते हैं आप, और वुडन ब्लॉक्स हैं। ठीक है, कहता है अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। कहता है वे द स्पिरिट बर्नर विद एथेनॉल एंड द लिड, रिकॉर्ड द स्टार्टिंग मास टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, कहता है फिर मेजर 100 cm³ ऑफ वाटर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको भी दिमाग में रखना है कि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसने मेजर किया है वॉल्यूम। एंड प्लेस इट इनटू अ मेटल कैन, प्लेस द थर्मोमीटर विद 0.1 डिग्री सेल्सियस की ग्रेजुएशन। तो यहाँ से एरर निकाल सकता हूँ मैं थर्मोमीटर का कितना होगा। तो एरर निकाला जा सकता है, आपको पता है थर्मोमीटर पे हर ग्रेजुएशन, एक सिंगल ग्रेजुएशन 0.1 को रिप्रेजेंट करी है, तो डिवाइडेड बाई 2, 0.05 का एरर आपको प्लस माइनस हर रीडिंग में थर्मोमीटर की मिलेगा। ये आपका एरर होगा उसमें। तो कहते हैं इन टू द वाटर एंड स्टिर इट। ठीक है जी, तो थर्मोमीटर पानी में प्लेस करना है, उसको स्टिर करना है, वेट फॉर 2 मिनट्स। तो ये आपको कल भी याद होगा, जो पेपर हमने किया था उसमें 2 मिनट के लिए क्यों वेट करते हैं बिफोर एडिंग द सॉल्ट या कुछ भी करने के लिए, ताकि वो टेम्परेचर क्या कर जाए, सराउंडिंग टेम्परेचर पे आ जाए, वाटर का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर पे आ जाए, आपके पास टेम्परेचर की एक इनिशियल वैल्यू आप रिकॉर्ड कर लो। कहता है रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द वैल्यू आफ्टर वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। पहले आप इनिशियल टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आए, उसको रिकॉर्ड कर लें। फिर कहते हैं लाइट द विक एंड अलाउ द फ्लेम टू हीट द वाटर। तो यहाँ से लिड हटाएंगे और इसको यहाँ से बर्निंग शुरू करेंगे, और उसको क्या करेंगे, आपके पास अब वाटर को हीट अप करना शुरू करेगा। कहते हैं कंटिन्यू टू स्टिर एंड द वाटर, कंटिन्यू टू स्टिर द वाटर यूजिंग द थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से आपने कंटिन्यूसली वाटर को स्टिर करते रहना, ताकि यूनिफॉर्मली आपका जो पूरा सोल्यूशन है वो हीट अप होता जाए। कहते हैं आफ्टर द टेम्परेचर हैज रिजन बाय अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाए, तो कहते हैं प्लेस द लिड ऑन द फ्लेम टू एक्सटिंग्विश इट। ठीक है, तो जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कुछ और था, जब टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस का राइज आ जाए, उसमें फाइनल टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा, तो वो कहता है उस टाइम पे क्या कर लो, लिड वापस लगा दो, ताकि आपका जो स्पिरिट लैम्प है वो एक्सटिंग्विश हो जाए। कहता है रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ठीक है, तो आपने 20 डिग्री राइज के बाद क्या कर देना है, नीचे से चूल्हा बंद कर देना अपना। जैसे ही आप स्प्रेड लैम्प बंद करेंगे उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा अब मैंने थर्मोमीटर रखा हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू ऑन द थर्मोमीटर मेरे क्या आती है,
तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से टेम्परेचर ने क्या करना है, वापस नीचे की तरफ ही जाना है। लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं वहां से। कहता है विद स्पिरिट बर्नर एंड गॉट द फाइनल मास। तो इनिशियली हमने स्पिरिट बर्नर का मास जो था विद एथेनॉल एंड द लिड क्या किया था, रिकॉर्ड किया था इनिशियल मास। इनिशियली उसका कितना मास है, और फिर उसके बाद फाइनली आफ्टर बर्निंग उसमें स्पिरिट खर्च होगा, उसका फाइनल मास भी क्या कर लेना है, आपने मेजर कर लेना है। ठीक है, वो भी फाइनल मास भी क्या है, स्पिरिट बर्नर और लिड के साथ ही आपने क्या किया, फाइनल मास भी मेजर किया अपना। ठीक है, तो आगे कहते हैं द स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। इनिशियल टेम्परेचर वाज 18.1, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है 38.2। तो चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकलेगा मेरे पास, तो मेरे पास डेल्टा टी आएगा, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर लेते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो वो क्या आएगा जी आपके पास, फाइनल टेम्परेचर इज 38.2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 18.1। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेम्परेचर का राइज था आपके पास। तो ये कितनी बनती है वैल्यू मेरे पास, तो इसको मैं कैलकुलेटर पे निकालता हूँ। ट्वेंटी तो पॉइंट वन 38.2 माइनस 18.1, तो ये आपके पास जो टेम्परेचर का राइज आया है ये दिस इज 20.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम फिल इन कर देंगे 20.1 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास टेम्परेचर चेंज आया। आगे आपसे कहते हैं इनिशियल मास ऑफ द बर्नर, स्पिरिट बर्नर का अलोंग विद द लिड इनिशियल मास कितना था 153.29, और जो फाइनल मास ऑफ द स्पिरिट बर्नर है वो 152.76 है। तो आप क्या कर लें, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू करो तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ एथेनॉल जो आपने बर्न किया है वो आपको यहाँ से इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू से मिल जाएगा। हम उसको करेंगे 153.29 माइनस 152.76, तो ये हमारे पास आता है जी 0.53। 0.53, और उसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिए थे मैसेज, हम भी अपना मैथ्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको रिकॉर्ड करके दे देंगे। आगे कहते हैं रिकॉर्ड योर आंसर्स टू द करेक्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आपने अकॉर्डिंग टू द जो उसने डेसिमल प्लेस क्वेश्चन में यूज किए उसी डेसिमल प्लेस पे क्या किया, अपना फाइनल आंसर इधर भी दे दिए। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहते हैं जी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल बर्न्ड, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे पास मास ऑफ एथेनॉल बर्न्ड है, तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। मास ऑफ एथेनॉल जो बर्न हुआ है वो मेरे पास है, वो कितना दिया हुआ है उसने 0.53 ग्राम्स। ठीक है, इसके अलावा मुझे मोल्स निकालने के लिए मोल्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या बनता है, 2 मिनट में इसको जरा सेट कर लूँ। तो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। मोल्स मैंने निकालने हैं, मास मेरे पास गिवन है, एम आर में निकाल सकता हूँ एथेनॉल का, एथेनॉल की मोल्स निकाल रहे हैं। तो एम आर ऑफ एथेनॉल कैसे आएगा जी, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। कितने कार्बन होते हैं इसमें, तो एम आर निकलेगा जी, 2 कार्बन है, 2 कार्बन प्लस कितने हाइड्रोजन है जी, 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हैं प्लस एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ से एम आर निकाल लेते हैं, तो 2 टाइम्स हमारे पास 12.0 प्लस हाइड्रोजन है आपके पास 6.0 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है 16.0, तो 16.0। यहाँ से ये कितना बनता है हमारे पास, तो फोर्टी टू सिक्स टाइम्स 12 + 6 + 16, तो ये बनता है जी 46.0। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट तक देना है ना हमने उसको, तो मेरा आपके पास जो एम आर आ रहा है वो आ रहा है 46.0। मोल्स का जवाब उसको 3 सिग्निफिकेंट तक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब आप मोल्स निकाल लो, आपको मास गिवन है, मास है जी 0.53 ग्राम्स, उसको डिवाइड करने लगे एम आर से तो वो 46.0 है। तो यहाँ से निकालते हैं 0.53 डिवाइडेड बाई 46.0, तो हमारे पास जवाब आता है इक्वल टू 0.1152। 1152, 4 सिग्निफिकेंट छाप लो, 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड करके दे दो, तो क्या बनेगा 0.115। तो ये हमारे मोल्स फिर ऑफ जीरो एथेनॉल पॉइंट हैं जो जीरो आ बर्न रहा है। हुए हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक कह रहे हो, मैंने एक चीज मिस कर दी बीच में, ये आंसर जो आ रहा है 0.0115 है ना, 1152। ये 4 सिग्निफिकेंट तक आपने छाप लिया, इसको 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड करके देने हैं, तो 0.0115 पे राउंड होके आ जाएगा। ठीक हो गया, अभी तक आसान आसान सवाल उसने पूछा है, इतना मुश्किल नहीं है। कहता है यूज द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T टू डिटरमिन द एनर्जी चेंज Q that took place during the experiment. Use Q and your answer to part B
टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन इन किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, बी में तो हमने किसके मोल्स निकाले हैं, एथेनॉल के जो मोल्स बर्न हुए हैं, तो बी के साथ में लिख लेता हूँ, इधर हमने मोल्स ऑफ एथेनॉल जो बर्न हुए थे वो निकाला। ठीक है, तो वो था 0.11, सॉरी 0.1152 मोल्स, वो हमने इधर यूज किए थे। इसके अलावा अब हमने Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी लगाना है, तो हम जरा कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, सी की वैल्यू उसने दी हुई है, एम किसका आएगा, मैथ किसका आएगा। यहाँ पे ना एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, लोगों को लगता है कि यार एथेनॉल का मैथ लेंगे, मैथ ऑफ सोल्यूशन लिया जाता है, जिसमें आप हीटिंग कर रहे हैं, जिस सोल्यूशन में डेल्टा टी हो रहा है, जिस सोल्यूशन में टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, वो कौन सा सोल्यूशन है, वो जो ऊपर वाटर पड़ा हुआ है। और वो वाटर कितना लिया था हमने, 100 cm³ का वाटर लिया था हमने। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि आप एक एजम्पशन इधर लगाएंगे कि 1 cm³ ऑफ वाटर क्या है, 1 ग्राम के इक्वल है। तो हम जरा इसको फिल इन करते हैं। तो Q इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर कितना बनेगा, हमारे पास 100 cm³ है, तो वो कितना बन जाएगा, 100 ग्राम्स बन जाएगा। तो इंटू 100 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय सी क्या है, सी आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू है, तो 4.18। ये जूल्स में, तो याद रखना जो क्यू का जवाब आएगा इनिशियली वो किस में होगा, जूल्स में होगा। तो इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना आया था, हमने ऊपर भी इसको नोट डाउन किया था। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया था, 20.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लिखेंगे जी 20.1 डिग्री सेल्सियस, तो की जरूरत है नहीं है, तो भाई भी उतना ही होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 20.1, ये हमारे पास आ जाता है 8401 की वैल्यू, वो कितनी आती है, 84,401.8 जूल्स आती है। क्यों, क्योंकि हमने जो सी की वैल्यू यूज की है वो भी जूल्स में थी। ठीक है, उसने कहा है कि आपने डेल्टा एच का जवाब बताना है। मुझे बताओ, जब क्यू आ जाता है आपके पास, तो सेकंड इक्वेशन क्या यूज करने के लिए बोला मैंने, कि डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू ओवर एन। ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू ओवर एन। मुझे ये बता दें कि क्या यहाँ पे क्यू की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये जो हीट चेंज आया वाटर में, ये जो वाटर में टेम्परेचर का इंक्रीज आया है, क्या ये किसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से आया या एंडोथर्मिक प्रोसेस की वजह से। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आएगी ना वो नेगेटिव होगी। कैसे, वो सुनो। देखो, जब आपने इसको हीट किया, वाटर ने हीट एनर्जी वाटर के पास आई और उसने हीट एनर्जी क्या की, वाटर ने एब्जॉर्ब की या उसने रिलीज की। टेम्परेचर का इंक्रीज कब आएगा, जब वाटर हीट एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज। जब रिलीज करेगा। तो इसीलिए थर्मोमीटर पे क्या आ रहा है, टेम्परेचर का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, थर्मोमीटर पे इंक्रीज तब ही आएगा जब सराउंडिंग में हीट एनर्जी रिलीज की जाएगी वाटर की तरफ से। ठीक है, तो एक एक्सोथर्मिक आपके पास प्रोसेस है, तो क्यू की वैल्यू शुड बी नेगेटिव। आगे डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन भी आपको पता है कैसा चेंज होता है एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या लगाएंगे, -8401.8 डिवाइडेड बाय एन। अब ये एन कौन है, किसके मोल्स, हाँ जी, किसके मोल्स, ये कंबशन किसने कराई थी, एथेनॉल। एथेनॉल ने कराई थी, इसीलिए एथेनॉल के बर्न्ड एथेनॉल के जो मोल्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये आपके मोल्स हैं ऑफ एथेनॉल। इससे डिवाइड करेंगे 0.01152, तो यहाँ से डेल्टा एच का जवाब जूल्स में भी आएगा, क्योंकि हमने किलो जूल्स में कन्वर्ट नहीं किया, फाइनली कर देंगे। तो पर मोल कितना आपके पास जवाब आता है, इसको डिवाइड करना है 0.01152 से कर देते हैं डिवाइड। तो ये मेरे पास आता है जी 72, 93, 22.91, ये आगे मेरे पास जूल्स पर मोल। इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, अपने किलो जूल्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो किलो जूल्स में जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा जी, किलो जूल में अगर कन्वर्ट करें तो इसको क्या कर लो, डिवाइडेड बाय 1000 करो, तो ये आपके पास 1, 2, 3, तो ये आता है जी 729 किलो जूल्स डेल्टा एच की वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक चीज हमने डिसाइड करनी है कि क्या हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट पे होना चाहिए या 3 सिग्निफिकेंट पे होना चाहिए। तो डाटा अगर हम देखें ना, तो वो कितने पे राउंड किया हुआ है उसने, डाटा जो है हमारा
डाटा में 3 सिग्निफिकेंट की वैल्यूज उसने आपको दी हुई हैं। देखो हीट कैपेसिटी की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट पे है, वाटर की वॉल्यूम की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट पे, मास की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट पे। तो आप इसको क्या कर लें, 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करके दे दें, तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा जी, -729 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। और अगर मैं पीछे से अपना जो है एन की वैल्यू पूरी आंसर को उधर से मैं क्या कर लेता, अनराउंडेड फॉर्म को कैरी कर लेता, तो फिर क्या होता, ऊपर भी 3 सिग्निफिकेंट पे वैसे राउंड किया था हमने। मैं उसको करता, मेरे पास मोल्स कितने आए थे, 0.53 डिवाइडेड बाय 46.0। ये मेरे पास आए थे 0. इस आंसर को मैंने क्या करना है फाइनली, अच्छा तो 8401.8 डिवाइडेड बाय आंसर, तो 729 ही आता है। ठीक है, तो 729 किलो जूल्स पर मोल हमारे पास नेगेटिव में ये जवाब आना चाहिए। नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। आगे आपसे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ऑफ द टेम्परेचर चेंज रिकॉर्डेड इन टेबल, टेबल इन ए शो योर वर्किंग। परसेंटेज एरर निकालना है जो टेम्परेचर चेंज रिकॉर्ड किया आपने उसमें। अब परसेंटेज एरर के लिए आपको क्या बताया था, परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट में एरर आएगा कितनी दफा, उसको जिसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है, तो एरर और वो कितनी दफा आ रहा है टाइम्स एन, डिवाइडेड बाय जो आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू है टेम्परेचर चेंज के लिए निकाल रहे हैं ना, टेम्परेचर चेंज की ऑब्टेन्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे और इन 200 कर देंगे। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये क्या बनता है। एरर हमारे पास जो टेम्परेचर में आएगा वो कितना आएगा, देखो जब टेम्परेचर चेंज की बात होती है तो आपने टेम्परेचर कितनी दफा मेजर किया होता है, 2 दफा। एक आपने इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया, एक आपने मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर किया, फिर टेम्परेचर चेंज आया आपके पास, ऐसे ही है ना। तो हमने एक रीडिंग इधर ली है, एक रीडिंग इधर ली है, तो एरर कितनी दफा आएगा रीडिंग्स में, 2 दफा। ठीक है, तो 2 दफा तो हमारे पास एरर आएगा, और एरर कितना आएगा, वो एरर निकालने का तरीका क्या होता है कि आप अपने एपरेटस के ऊपर जाके देखते हैं कि स्मॉलेस्ट जो आपकी ग्रेजुएशन है वो कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसको क्या कर देते हैं हम, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इनिशियली क्या किया था, कहते हैं थर्मोमीटर है आपके पास, थर्मोमीटर है जिसपे 0.1 डिग्री सेल्सियस की ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट या लीस्ट काउंट उसका कितना है, 0.1। तो एरर किस तरह निकाला जाता था, तो हम इधर ये साथ ही वर्किंग में कर लेते हैं। एरर इन थर्मामीटर आपके पास आएगा कि जो स्मॉलेस्ट आपके पास ग्रेजुएशन है 0.1 की है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0.05 एरर आएगा हर एक वैल्यू में। जितनी दफा आप थर्मोमीटर यूज करोगे उतनी दफा ये एरर आएगा आपके पास। और कितनी दफा हमने यूज किया था थर्मोमीटर, तो 0.05 हमारा एरर था, 2 दफा हमने रीडिंग ली है उससे, डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर चेंज कितनी थी, टेबल में लिखी थी हमने 20.1 थी। तो हमारे पास ऑब्टेन्ड वैल्यू जो है टेम्परेचर चेंज की दैट इज 20.1। इसको पूरे जवाब को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आता है जी 0.05 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20.1 और इनटू 100। तो ये आपके पास आना चाहिए तकरीबन तकरीबन 0.4975% आ रहा है, 0.4975% एरर आ रहा है आपके पास, जिसको हम कितने सिग्निफिकेंट तक दे देंगे जी, 2। कितने सिग्निफिकेंट तक दे दें, जो टेम्परेचर चेंज में थी वो कितनी थी, 2 सिग्निफिकेंट, ये कितनी थी, ये कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट, ये 3। 3 सिग्निफिकेंट, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देंगे। तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या कर दो, इसको आप राउंड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा जी आपके पास, नहीं, ये कितने सिग्निफिकेंट पे, ऊपर वाली एक पे टेम्परेचर चेंज की जो है, नहीं देखो ना, obtained वैल्यू देखेंगे ना, जो वैल्यू डाटा में से यूज की हमने वो कौन सी है, 20.1 3 सिग्निफिकेंट पे आपकी वैल्यू, ये जो डाटा में से वैल्यू यूज की है वो देखेंगे, बाकी सारी तो हमने खुद से कैलकुलेट की उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपके पास जो आपके टेम्परेचर है वो कितने पे आया हुआ है हमारे पास, वो 3 सिग्निफिकेंट पे है, तो हमारा जो उसमें परसेंटेज एरर आएगा टेम्परेचर में उसको भी 3 सिग्निफिकेंट तक लिख लेते हैं। तो 0.4975 है, आप 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड करो तो ये कितना बनता है,
0.498%। तो ये हमारे पास 0.498% जो है परसेंटेज एरर होगा हमारी वैल्यू में। आगे आपसे क्या कहता है, कहता है स्टेट द इफेक्ट इफ एनी एट ऑल ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट इफ स्पिरिट बर्नर वाज अलाउड टू बर्न फॉर लॉन्गर, एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा, अब पहले तो ना स्पिरिट बर्नर पे जाते हैं, उसकी बर्निंग से हमने कैलकुलेशंस में क्या यूज किया। हाँ जी, स्पिरिट बर्नर जो था उसके लिए जो हमने उसको अगर बर्न किया है, उसके नंबर ऑफ मोल्स बर्न फाइंड किया ना हमने, टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसे उसके नंबर ऑफ बर्न्स जो बर्न मोल्स हैं वो हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ज्यादा देर के लिए अगर इसको मैं रखता तो क्या मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर यही अचीव होता? नहीं। नहीं होता। अगर ज्यादा देर के लिए बर्न करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या करेगा, वो ज्यादा आएगा आपके पास। जब मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो टेम्परेचर चेंज कैसा आएगा, ज्यादा। ज्यादा आएगा। तो मैं इधर इधर लिस्ट भी बना लेता हूँ कि यार अगर मैं ज्यादा देर के लिए बर्निंग करता हूँ एथेनॉल की तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनिशियल तो वही रहेगा जो शुरू से चल रहा था, और हमारे इस वजह से डेल्टा टी की वैल्यू क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या कर गया, बढ़ गया। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास है, अगर ज्यादा देर के लिए इसको बर्न करते हैं तो इसके अलावा इधर भी तो मसला आएगा। इन आएगा या कम आएगा? और कम हो जाएगा ना फाइनल मास। अगर स्पिरिट बर्नर को मैं ज्यादा की वजह से मास ऑफ एथेनॉल बर्न क्या आएगा, ज्यादा। ठीक है, तो जब आपने क्या किया, सीधा सीधा सोचो कि अगर मैं एथेनॉल को ज्यादा देर बर्न करता हूँ तो ज्यादा मास ऑफ एथेनॉल बर्न होगा, जी। ऐसे ही है ना। जी। ठीक है, तो मेरे पास एक मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरे पास टेम्परेचर चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनकी एक लार्जर वैल्यूज मेरे पास आएंगी। जब मेरे पास लार्जर वैल्यूज आती हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, तो क्या उस एक्सपेरिमेंट की आपके पास एक्यूरेसी बढ़ नहीं जाती, जी। और परसेंटेज एरर ज्यादा बड़ी वैल्यूज यूज करने की वजह से कम नहीं हो जाता? जी। जब आप छोटी छोटी वैल्यूज यूज करते हैं तो उनमें परसेंटेज एरर आने का चांस ज्यादा हो जाता है। जब आप बड़ी बड़ी वैल्यूज, लार्ज वैल्यूज यूज करते हैं, लार्जर वैल्यूज, तो फिर परसेंटेज एरर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही है ना। तो हम उससे क्या बोलेंगे कि एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हम उसे बोलेंगे जी द एक्यूरेसी विल इंक्रीज। क्योंकि दो चीजें जिनसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एक तो टेम्परेचर चेंज यहाँ पे यूज हुआ ना परसेंटेज एरर में। ठीक है, तो इधर से कमेंट कर सकते हैं बिकॉज मोर मास ऑफ एथेनॉल बर्न। ठीक है, देयर फोर उसकी वजह से जो आपके पास डेल्टा टी क्रिएट होगा, टेम्परेचर चेंज विल बी लार्जर। हेंस हमारा जो परसेंटेज एरर है वो क्या हो जाएगा, विल बी डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड। ठीक है, तो उसकी वजह से परसेंटेज एरर आपके एक्सपेरिमेंट में कम आएगा आपके पास। ये 0.498% से भी कम हो जाएगा, 0. फॉर एग्जाम्पल 30 पे चला जाता है। ठीक है, और एक्यूरेट हो गया एक्सपेरिमेंट आपका। तो आपने कमेंट क्या करना था, आपने देखना था स्पिरिट बर्नर की वजह से क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है आपके एक्सपेरिमेंट में। एक वो टेम्परेचर चेंज को क्रिएट कर रहे हैं जिससे परसेंटेज एरर आपने जिसकी निकाली थी, और दूसरा जब वो बर्न होता है तो उसका भी ग्रेटर मास बर्न होता है। इसके ज्यादा मास बर्न होने की वजह से इसके मोल्स की वैल्यू भी बड़ी आएगी ना आपके पास। ठीक है, तो लार्जर वैल्यू से आप डील करना शुरू हो जाओगे। टेम्परेचर चेंज, ज्यादा मास बर्न करने की वजह से टेम्परेचर चेंज की वैल्यू लार्जर हो जाएगी। लार्जर वैल्यू से जब आप परसेंटेज एरर निकालते हो तो उसमें कम एरर आता है। अब क्या उसमें, ठीक है ना। तो इमीडिएटली आप जब उस पर रिप्लेस नहीं करेंगे उसको, ठीक है, फ्लेम एक्सटिंग्विश कर दिया आपने और लिड को आपने लूज होते जाएंगे। जी। तो जब एथेनॉल के वेपर्स लूज हो रहे हैं तो मुझे
जिस टाइम पे मैंने एक्सटिंग्विश किया था वो मेरा फाइनल मैच आना चाहिए था ना, लेकिन मैंने अभी और भी आऊंगा, उसमें कुछ मसला आ रहा है। वो क्या आएगा, जो फाइनल मैच आप रिकॉर्ड करोगे वो ज्यादा आ रहा होगा, सॉरी और कम आ रहा होगा एक्चुअल वाले से, जब आप लिड प्लेस नहीं करोगे। तो वो क्योंकि बीच में से कुछ वेपर्स क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, तो जो आपका एथेनॉल था वो एक्चुअल जितना यूज हुआ था उससे भी ज्यादा कम हो गया, क्योंकि लूज हो गया, वो सराउंडिंग की तरफ हवा में चला गया वो। ठीक है, तो उसका फाइनल मैच क्या आएगा। कम आएगा। तो इसको हम कह लेते हैं फाइनल मैच विल बी मोर, विल बी लेसर देन एक्चुअल वैल्यू। तो फाइनल मैच हमारा लेसर आना चाहिए फिर, क्योंकि इधर से इवेपोरेशन हुई है, आपने लेट प्लेस नहीं की। जब फाइनल मैच लेसर आएगा और इनिशियल मैच से उसको मैं माइनस करूंगा, तो क्या मुझे एक्चुअल अमाउंट मिलेगी जो बर्निंग वाली हुई थी, एक्चुअल बर्न अमाउंट मिलेगी? नहीं मिलेगी मुझे एक्चुअल बर्न अमाउंट। उल्टा कैसा मिल जाएगा बर्न अमाउंट मुझे, एक्चुअल से ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी एक्चुअल से, जो आपने मैथ्स बर्न के लिए मैथ्स और एथेनॉल बर्निंग में यूज किया उससे भी ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। देखो अगर हमने फॉर एग्जांपल ये अपना स्पिरिट लैम्प चलाया, ठीक है, इसमें इनिशियली इसका फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं 5 ग्राम इसके अंदर पड़ा था। ठीक है, चलाया हमने, एक्सटिंग्विश किया, लिड प्लेस कर दी, एक्सटिंग्विश किया, लिड प्लेस कर दी, बंद किया इसको, फाइनल मैच इधर आ रहा था जी 4 ग्राम्स। लेकिन ऑल्टरनेट केस क्या है कि अगर मैं इधर एक्सटिंग्विश करने के बाद इसको मैं ऊपर से बंद नहीं करता, तो अभी 4 ग्राम्स तो था इनिशियली, लेकिन इवेपोरेशन होगी और मेरे पास फाइनल रीडिंग क्या आ रही होगी उससे कम, फॉर एग्जाम्पल वो 3.5 ग्राम्स पे चला गया। तो मैं यूज्ड मास ऑफ एथेनॉल किस तरह निकालता हूँ, वो तो मैं फाइनल वैल्यू में से, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल माइनस करके निकालता हूँ। तो अगर आप लिट प्लेस करते हैं वो बनता है 1 ग्राम, जो यूज्ड मास बर्निंग के लिए यूज हुआ। लेकिन अगर आप लिड प्लेस नहीं करते तो इवेपोरेशन की वजह से फाइनल रीडिंग और छोटी आती है, और आप जो मास यूज निकालते हैं वो गलत निकाल लेते हैं। वो कितना आ जाता है हमारे पास, 1.5 ग्राम्स आ जाता है, ओरिजिनल से ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से मोल्स ऑफ एथेनॉल बर्न भी क्या आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। सारा आपका एक्सपेरिमेंट ही क्या चल रहा है, खराब होता जा रहा है। ठीक है, तो अब सवाल पे आते हैं, अगर हमें क्लियर हो गया कि वो पूछा क्या उसने आपसे। तो कहता है जी कि अगर आप फ्लेम एक्सटिंग्विश करते हैं बट लिड स्पिरिट बर्नर पे नहीं लगाते इमीडिएटली, तो प्रिडिक्ट हाउ दिस वुड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन, एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा, हम जरा ना इससे रिलेशन बनाते हैं। डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन डिपेंड करता था क्यू ओवर एन की वैल्यू से। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जिस टाइम पे, बाकी तो मेरा ख्याल है उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्यू निकलता है आपके पास एम सी डेल्टा टी से। आपने बर्निंग उतनी देर के लिए की है, ऐसे ही है, बर्निंग तो उतनी देर के लिए की है ना जितनी आप पहले कर रहे थे, उतनी देर के लिए की है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी उतना ही अचीव होगा। ठीक है, एथेनॉल का मास तो अब लूज हुआ है किस वजह से, कि आपने उसको एक्सटिंग्विश करने के बाद लिड नहीं लगाई। वो एथेनॉल और बर्निंग नहीं कर रहा था, वो एथेनॉल इवेपोरेट करके लूज हुआ है मास उसका। तो टेम्परेचर चेंज तो उतना ही आएगा, मास ऑफ वाटर भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, टेम्परेचर चेंज भी उतना ही है, क्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। ठीक है, इस केस में भी क्यू की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी पहले आ रही थी, क्योंकि वो तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और डेल्टा टी जो कि उतना ही रहेगा, उससे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है तो मुझे बताओ डेल्टा एच ऑफ कंबशन और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में कैसी रेशियो बनती है, इनवर्स। इनवर्स। जब हम लिड प्लेस नहीं करते तो मास यूज्ड ऑफ एथेनॉल क्या आ जाता है, ज्यादा। जब मास यूज्ड ज्यादा आता है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएंगे, ज्यादा। ज्यादा। तो पहले से अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा आते हैं तो फिर डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू से कम आ जाएगी। अब क्लियर है ये बात, जी। क्योंकि अब नीचे डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना मोल्स की, तो आपके पास डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि जो डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन है विल बी लेस नेगेटिव, द डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन विल बी लेस नेगेटिव, बिकॉज एक्सप्लेन भी करना है क्यों, because when the lid is not placed, the mass of ethanol burned
burned increases, या इंक्रीज तो नहीं करती, will appear to increase, will appear to increase, so larger value of moles will be obtained, will be obtained, ठीक है, लार्जर वैल्यू ऑफ मोल्स विल बी ऑब्टेन्ड, जिसकी वजह से डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन क्या आएगा आपके पास, लेस नेगेटिव आएगा। इधर एक और बात हमें मेंशन करनी चाहिए कि जब आपने लिड प्लेस नहीं की, द मास ऑफ एथेनॉल बर्न विल अपेयर टू इंक्रीज, क्योंकि बिकॉज सम एथेनॉल विल इवेपोरेट, उसको बताना है कि क्यों आपको अपेयर होगा कि ज्यादा आ गई, इस वजह से क्योंकि कुछ एथेनॉल इवेपोरेट होकर जाया हो जाएगा, ठीक है, या वेपराइज कर जाएगा, या कुछ जो है क्योंकि वॉलेटाइल एथेनॉल तो वो निकल जाएगा हवा में। क्लियर है ये? आगे चलें। जी। कहते हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज 1376 किलो जूल्स पर मोल। Other than the reaction not being carried out under standard conditions suggest two reasons reasons why the value of why the value the student obtained in C जो हमने की, हमारी कितनी आई थी 729, is different from the actual value, एक्चुअल इतनी आनी चाहिए आधी है। और दो रीजंस बताएं जिसकी वजह से आपके पास जो है जो डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबस्शन है वो कम आ रही है ओरिजिनल वैल्यू से। तो एक तो साफ साफ रीजन है डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबस्शन कम आ रही है, तो आपके पास क्या कंप्लीट कंबस्शन हुई होगी? नहीं। एक तो सीधा सीधा इधर से जवाब, तो हम ऐसे क्या बोलेंगे कि इनकम्प्लीट कंबस्शन एक रीजन हो सकती है कि एथेनॉल पूरे तरीके से कंबस्ट नहीं किया, जब पूरे तरीके से कंबस्ट नहीं किया तो उसने पूरे तरीके से हीट एनर्जी रिलीज नहीं की अपने। और उसके अलावा एक मैंने वो शुरू में जब ये स्टार्ट किया था उस टाइम पे एक बात पॉइंट आउट की थी कि मेटल का है। आपने अपना जो कंटेनर यूज किया है वो किसका है, मेटल का है, ऐसे है। तो मेटल का जो कंटेनर होगा उससे हीट लॉस टू द सराउंडिंग होगी कि नहीं? जी। तो हीट लॉस टू द सराउंडिंग ड्यू टू द मेटल, ठीक है, क्योंकि वो हीट को क्या करता है, वो हीट का इंसुलेटर नहीं है, वो हीट को ट्रैप नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, उसको कंडक्ट कर देगा, सराउंडिंग में भेज देगा। तो हीट लॉस टू द सराउंडिंग हो जाएगी एक हमें, ठीक है ना। अच्छा, तो इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबस्शन ऑफ एथेनॉल यूजिंग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज एंड द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो आपसे कहते हैं जी कि एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना के देता है आपको, ऑक्सीजन। नंबर वन में लास्ट पार्ट जो था उसको सुन लो दोबारा कि उसने आपसे कहा था कि जो डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन है ऑफ एथेनॉल, अगर आप बॉन्ड एनर्जीज यूज करके निकालते हैं फ्रॉम दिस केमिकल इक्वेशन जिसमें एथेनॉल भी है और उसने आपको बताया हुआ है, तो जब आप इधर बॉन्ड एनर्जीज एवरेज बॉन्ड एनर्जीज यूज करके निकालते हैं तो तब आपके पास डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन इतनी आती है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड वाली वैल्यू जो उसने आपको पीछे बताई थी ये 1376 वाली, उससे अभी भी कम आ रही है। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जीज यूज करते हुए वैल्यू क्यों कम आ रही है आपने से ये बताना है। तो ये जो एवरेज बॉन्ड एनर्जीज होती हैं आपने ये याद रखना है, अब इसको याद कर लें कि जो एवरेज बॉन्ड एनर्जीज होती हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है एक, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास अगर देखें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दोनों में बॉन्ड एनर्जीज का डिफरेंस होगा क्योंकि कंपाउंड डिफरेंट हो गए। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड एनर्जी में और इस बॉन्ड एनर्जी में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी जिसकी वजह से आपका आंसर कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। तो बेसिकली जो एवरेज बॉन्ड एनर्जीज होती हैं ये कंपाउंड टू कंपाउंड क्या करती हैं, वेरी करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका लास्ट पार्ट का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कहते हैं हेलोजन एल्केन्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने रिएक्शन पढ़ा था, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करती हैं
टू फॉर्म अल्कोहल्स। ठीक है जी, तो हेलोजन एल्केन है आपके पास, ब्रोमोब्यूटेन, और आपके पास NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, वो आपके पास ब्यूटानॉल बना के दे रहा है और साथ NaBr एक्वस। कहता है स्टूडेंट कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द रेट एट विच थ्री हेलोजन एल्केन्स, वन क्लोरोब्यूटेन, वन ब्रोमोब्यूटेन एंड वन आयोडोब्यूटेन। वैसे बताओ सारों में फर्क क्या है? सारों में आर चेन तो सेम है, फर्क किस चीज का है? एक में क्लोरीन साथ लगा हुआ है, एक में ब्रोमीन साथ लगा हुआ है, एक में आयोडीन साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या करा है, उसने रेट को स्टडी किया है कि किसके साथ हाइड्रोलिसिस का जो रेट है उसको स्टडी करना चाह रहा है। तो वैसे ही बता दो कि अगर इन सारों के साथ सेम अमाउंट ऑफ NaOH को ही रिएक्शन कराया जाए तो सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? लास्ट वाला। आयोडोब्यूटेन। आयोडोब्यूटेन करेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसको हाइड्रोलिसिस से तोड़ना क्या है, आसान है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीडीली रिएक्शन इसने करना है, और सबसे लीस्ट स्पीडीली इन तीनों में आपके पास जो है वन क्लोरोब्यूटेन रिएक्शन करेगा। अब वो आपको क्या कहता है, कहता है प्लेस अ 5 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ ईच हेलोजन एल्केन इनटू सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। तो मैंने क्या किया जी, मैंने ब्रोमोब्यूटेन ले लिया 5 cm क्यूब, मैंने ब्रोमो क्लोरोब्यूटेन ले लिया और मैंने आयोडोब्यूटेन ले लिया। तीन टेस्ट ट्यूब्स में मैंने ले लिया, मैं इनके ऊपर लिख लेता हूँ, ये क्लोरो वाला है, ये ब्रोमो वाला है और ये आयोडो वाला है। ठीक है, कहते हैं ऐड 1 cm क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू ईच टेस्ट ट्यूब। अब हर टेस्ट ट्यूब में एक आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, आगे आपसे क्या कहता है कि ऐड 2 cm क्यूब ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू ईच टेस्ट ट्यूब। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने के बाद आपने क्या करना है, 2 cm क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अब हमने क्या किया, ऐड किया NaOH को। 2 cm क्यूब सारों में सेम अमाउंट ऑफ NaOH आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। तो कहते हैं जी NaOH की इस ट्यूब में ऐड करें, फिर कहते हैं ऐड 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर टू द मिक्सचर। तो 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर भी डाल दो। तो आपने 1 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंडिकेटर भी डाल दिए। फिर आपसे कहता है कि हीट द टेस्ट ट्यूब्स इन अ थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली हीटेड वाटर बाथ। एक चीज बताओ, कब हम इलेक्ट्रिकली हीटेड वाटर बाथ यूज करते हैं? जब क्या मसला हो कहीं पे, फ्लेमेबल हो कोई चीज। कहीं पे कोई सब्सटेंस क्या हो, फ्लेमेबल हो, उस टाइम पे इलेक्ट्रिकली हीटेड वाटर बाथ यूज किया जाता है। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड, इसका मतलब क्या है, आपने कंट्रोल्ड या कंट्रोल हीटिंग करनी है, टेम्परेचर क्या करना है, कंट्रोल करना है। वही आपसे इधर से उसने पूछ लिया, कहता है गिव 2 reasons व्हाई द एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट यूजिंग एन इलेक्ट्रिकली हीटेड वाटर बाथ। सबसे पहला रीजन क्या था कि आपके पास यहाँ पे कैसे सब्सटेंस हो सकते हैं, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आप प्रेजेंट। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा वजह क्या थी कि आपने एक इलेक्ट्रिकली हीटेड वाटर बाथ यूज किया है जो थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड है, ताकि आप क्या कर सकें, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, अगर ये याद नहीं भी आता ना तो P5 के नोट्स में जाओ, एंथैल्पी चेंज में, उधर ना मैंने जो हीटिंग वाली आपको डिफरेंट डायग्राम्स बना के दिए हैं, उसमें वाटर बाथ में लिखा होगा कि ये वाटर बाथ जो है ये कंट्रोल हीटिंग के लिए यूज होता है, या इसके लिए यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर आपने खुद से कंट्रोल करना हो या मेंटेन करना हो ना, वहां पे आप वाटर बाथ यूज करते हैं। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज करोसिव। अच्छा, इसकी करोजन वाली सेंस क्या होती थी कि स्किन को ड्राई कर देता है और इससे इचिंग होती है। ठीक है, तो कहता है जी अगर हाथ पे गिर जाए तो वो उसको क्या कर देता है, ड्राई कर देता है और इचिंग होना शुरू हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम वेयरिंग सेफ्टी ग्लासेस एंड लैब कोट, स्टेट वन सेफ्टी प्रिकॉशन विच मस्ट बी टेकन व्हेन हैंडलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेफ्टी ग्लासेस और लैब कोट के अलावा आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं पे आप उसको हैंडल कर रहे हो, हाथ में आपने पकड़ा हुआ, तो आप क्या करें, आप केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स पहन के यूज करें उसको। क्यों? क्योंकि अगर स्किन पे लग जाता है, अगर स्किन पे लग जाता है तो क्या करेगा, इचिंग शुरू कर देगा। तो एक सेफ्टी प्रिकॉशन क्या हो सकती है कि वेयर केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स। एसिड हैंडल कर रहे हो या बेस हैंडल कर रहे हो, उसमें ये करना ही करना है। आगे कहता है सजेस्ट व्हाई एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मस्ट बी यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों यूज करने की जरूरत है?
तो ऑर्गेनिक हम लोग उसको सब्सटेंसेस से कह रहे डील हैं, कर देखो, रहे हैं। हाँ जी, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आप डील कर रहे हैं, तो ताकि क्या कर लें कि हम्म। आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करें, ताकि ये दोनों आपस में क्या कर लें, मिक्स हो जाएं और रिएक्शन कर लें। ठीक है, बेसिकली रिएक्टेंट्स की वजह से यूज किया है ना, एक ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है आपके पास, तो आप चाह रहे हैं इन दोनों की क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, इस वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया। तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं टू सो दैट सो दैट हेलोजन एल्केन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन मिक्स टुगेदर एंड रिएक्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने का मकसद है कि आपका जो हैलोजन एल्केन, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या करे, वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और जो सोडियम है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी आपके पास उसमें अच्छे तरीके से मिक्स होके क्या करें, आपस में रिएक्शन करें। ठीक है, आगे कहते हैं व्हाई इज एसिड बेस इंडिकेटर एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर। इंडिकेटर क्यों आप ऐड करते हैं? एंड पॉइंट देखने के लिए रिएक्शन का। एंड पॉइंट ऐड करने के लिए, देखने के लिए। लेकिन यहाँ टाइट्रेशन तो नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ टाइट्रेशन तो नहीं कर रहे। लेकिन मुझे बताओ कि इस पूरे, आपने जो एपरेटस में, इस पूरे सॉल्यूशन में, जिसमें आपके पास हैलोजन एल्केन पड़ा हुआ है, जिसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, इनमें से कौन है जो एसिड बेस इंडिकेटर के साथ जो है वो सारा उसका रिलेशन किसके साथ है, एसिड बेस इंडिकेटर का? हाँ जी, इस बेस का नहीं है। जी। इसी बेस का रिलेशनशिप होना चाहिए ना, इसका हैलोजन एल्केन का इससे कोई लेना देना नहीं है। एनओएच का जरूर है। एनओएच एक बेस है, तो उसके लिए एसिड बेस इंडिकेटर डाल दिया हमने। तो क्या होगा, जब तक बेस अंदर मौजूद है, तब तक आपका कलर क्या रहेगा, एक सर्टन कलर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ग्रीन था सोल्यूशन, जब तक मैंने इंडिकेटर डाला हुआ था, जब तक ओ एच आइंस अंदर मौजूद थे सोल्यूशन में, वो रिएक्ट नहीं हुए थे पूरे तरीके से, तो मेरे पास एक इसका सर्टन कलर था। जैसे ही एनओएच खत्म हो गया सोल्यूशन से, तो ये कलर चेंज आएगा कि नहीं? ऐसे ही है ना। जी, कलर तो चेंज हम होता है। बेसिकली क्या पता करना चाह रहे हैं, और रेट, रेट को भी नोट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये इंडिकेटर डाल रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए किस टाइम पे एनएच अंदर खत्म हो गया था। क्योंकि हम तो देखो ना, तीन हैलोजन एल्केन्स के साथ यही रिएक्शन कर रहे हैं, ब्रोमीन वाले के साथ भी, क्लोरीन वाले के साथ भी, आयोडीन वाले के साथ भी। तो हम यही चाहते हैं ना, हम देखना चाह रहे हैं कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। तो इंडिकेटर डालने का मकसद ये है कि अगर आप इधर हैलोजन एल्केन क्लोरो वाले लेते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगा कलर चेंज आने में, फिर आप ब्रोमो वाला लेते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, फिर आप आयोडो वाला लेते हैं तो फिर उसमें कितना टाइम लगता है। तो वो इंडिकेटर आपको बताएगा, वो इंडिकेट करेगा उस टाइम को जिस टाइम पे एनएच पूरे तरीके से रिएक्ट कर गए। तो हम उसे बोलेंगे जी, टू इंडिकेट द टाइम टेकन फॉर NaOH टू कंप्लीटली रिएक्ट विद हैलोजनो एल्केन। तो जैसे ही वो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया सोल्यूशन में, OH आयन खत्म हो गए, तो आपका जो इंडिकेटर है वो कलर चेंज शो कर देगा। ठीक हो गया ये बात? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे द स्टूडेंट obtained द फॉलोइंग रिजल्ट्स, टाइम टेकन। वैसे देखो, हमने भी ये नहीं प्रेडिक्ट किया था कि क्लोरोब्यूटेन के साथ सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, ब्रोमोब्यूटेन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा जल्दी जो है कम टाइम लगेगा उसमें, और फिर आयोडोब्यूटेन में सबसे कम टाइम लगेगा। वही उसने भी आपको बता दिया टाइम्स जो लगे। आगे कहते हैं कि टाइम टेकन फॉर द इंडिकेटर टू चेंज द कलर, कंप्लीट टेबल टू शो 1/टाइम की वैल्यूज। अब हमने 1/टाइम की वैल्यूज उसको बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, 1/417। तो इसको मैं कर लेता हूँ, 1/417। ये आपके पास आता है 2.3980 इंटू 10⁻³ आपको टाइम की वैल्यूज कितने पे मिली है? 3 सिग्निफिकेंट। आप भी अपना फाइनल आंसर कितने पे दो? 3 सिग्निफिकेंट पे। तो ये क्या बन जाएगा जी, टू पॉइंट फोर जी। फोर जीरो इंटू 10⁻³ फिर 1/238। तो ये हमारे पास आता है जी 4.201 इंटू 10⁻³ 3 सिग्निफिकेंट पे देना है, तो क्या बनेगा, 4.20 इंटू 10⁻³ फिर 1/135। तो ये आपके पास आता है जी
इधर लिख लेते हैं 7.407 इंटू 10⁻³ 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड करेंगे तो 7.41, इधर राउंड करेंगे तो 7.41 इंटू 10⁻³ ये 3 वैल्यूज हैं जो आपने इस पे लिख के दिखानी है। कहते हैं 1/time कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहते हैं जी 1/time values tell you suggest what the 1/time values tell you about the trend in carbon halogen bond enthalpies। अच्छा, वो आपसे बोल रहे हैं कि इसी 1/time को आप उठा के अब क्या करें, क्योंकि वैल्यूज किस में, पर सेकंड में ना, पर सेकंड में वैल्यूज हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो आपके पास टाइम की वैल्यूज का ट्रेंड आ रहा है, 1/time की वैल्यूज का ट्रेंड आ रहा है, जो कि ये क्या कर रही है, 1/time की वैल्यूज क्या कर रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। ये इंक्रीज हो रही है। ट्रेंड क्या है कि डाउन द ग्रुप, डाउन द क्लोरोब्रोमो आइडो, ये आपके पास जो 1/time की वैल्यूज हैं ये क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। ऐसे ही है। जी। तो वो कह रहे हैं जी सजेस्ट व्हाट 1/time वैल्यूज टेल यू अबाउट द ट्रेंड इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंथैल्पीज। तो मुझे बताओ, अगर, अच्छा, हम इसको बॉन्ड एंथैल्पीज को कैसे जज कर रहे थे कि कौन इन 3 बॉन्ड्स में से कौन ज्यादा जल्दी टूटेगा और कौन लेट टूटेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ जिस रेट से या जिस स्पीड से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा वो स्लोएस्ट होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड एंथैल्पी कैसी है, स्मॉलेस्ट। स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होनी चाहिए अगर मुश्किल से टूट रहा है तो, बॉन्ड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा जो मुश्किल से टूटेगा या वीकर बॉन्ड होगा जो मुश्किल से टूटेगा। स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड अगर होगा तो ज्यादा एंडोथर्मिक वैल्यू होनी चाहिए या कम एंडोथर्मिक। मोर एंडोथर्मिक। हाँ, मोर एंडोथर्मिक होगी ना तो वैल्यू क्या आएगी, बिगर वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, फिर ब्रोमीन को तोड़ने के लिए एक मॉडरेट टाइम लगा, आयोडीन को तोड़ने के लिए फास्टेस्ट टाइम आयोडीन ने लिया था, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, वीकेस्ट, ठीक है। तो लीस्ट एंडोथर्मिक ये होगा। अब हमने इस पे कमेंट करना है, तो मुझे बताओ कि ये स्लोएस्ट है, इसका टाइम क्या लगा, ग्रेटेस्ट, ठीक है। जो स्लोएस्ट है उसमें टाइम क्या लगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो उसकी 1/time की वैल्यू क्या आएगी, सबसे छोटी। तो उसके, इसका क्या मतलब है, अब यहां से इसको रिवर्स लेके जाना। अगर 1/time की वैल्यू फॉर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सबसे छोटी है तो उसके टाइम की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी, ठीक है। और सबसे बड़ी की वैल्यू होने का क्या मतलब है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो था वो स्ट्रॉन्गर था, वो मोर एंडोथर्मिक था, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कैसी थी, लार्जेस्ट। जबकि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड अगर देखें तो उसके लिए 1/time की वैल्यू क्या थी, स्मॉलेस्ट। ऑल ऑफ 3 वैल्यूज में से 1/time की वैल्यू क्या थी, स्मॉलेस्ट, नहीं सॉरी लार्जेस्ट। 1/time देखो ना, कार्बन आयोडीन वाला बॉन्ड जो है उसके लिए लार्जेस्ट वैल्यू है। तो 1/time की वैल्यू उसके लिए इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट थी, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, स्मॉलेस्ट। इसका मतलब है वो सबसे आसानी से टूट गया था, सबसे जल्दी टूट गया था वो, ऐसे। तो इसका मतलब है कि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कैसी है, वीकेस्ट है। तो हम उसे लिख के बताएंगे कि यार जो 1/T का टेम्परेचर, जो 1/time का जो ट्रेंड है वो क्या है जी, 1/time वैल्यूज क्या करती हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही, डिक्रीज, इंक्रीज। सो टाइम वैल्यूज विल डिक्रीज, so the time values will decrease, which means, आवाज आ रही है, जी। तो विच मीन्स अब जब टाइम वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं ऊपर से नीचे आते हुए, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड एंथैल्पीज क्या कर रही हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पीज क्या कर रही हैं, वीकर होती जा रही हैं, वो डिक्रीज करती जा रही हैं वो भी, ठीक है। टाइम ऊपर से नीचे आके डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एंथैल्पीज भी क्योंकि डिक्रीज कर थी, तोड़ना आसान हो रहा था, जल्दी टूट रहा था, विच मीन्स बॉन्ड एंथैल्पीज या बॉन्ड एनर्जीज विल डिक्रीज, या विल डिक्रीज नहीं, डिक्रीज, या बॉन्ड एंथैल्पीज फॉर कार्बन हैलोजन बॉन्ड डिक्रीज, ठीक है।
कहते हैं आइडेंटिफाई वन एडिशनल वेरिएबल दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, जाते हैं जरा एक्सपेरिमेंट में। आपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऐड किया? हेलोजन एल्केन ऐड किया। हेलोजन एल्केन की आपने 5 cm³ सैंपल्स उठाए सारों के, ठीक है। उसके अलावा और क्या ऐड किया आपने? NaOH ऐड किया। NaOH के आपने 2 cm³ सैंपल्स उठाए सारे। उसके अलावा तो हमने एसिड बेस इंडिकेटर ऐड किया है, दोनों का रिएक्शन शुरू कराया है। तो हमें क्या चीज, हेलोजन एल्केन को छोड़ के जिसके 5 cm³ सैंपल्स यूज किए हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसके 2 cm³ यूज किए, क्या चीज हमें इधर कंट्रोल करनी पड़ेगी? NaOH के मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, NaOH की जो अमाउंट आके रिएक्शन कर रही है हर एक हेलोजन एल्केन के सैंपल से, उसको क्या रखना पड़ेगा? उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ना कि सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, बट उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, ताकि इस जगह पे NaOH के मोल्स वेरी ना करें, मोल्स इसके क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो हम उसे क्या बोलेंगे कि आप क्या यूज कर लो जी, क्या क्या आपने वेरिएबल कांस्टेंट रखना है या कंट्रोल करना है इस एक्सपेरिमेंट में? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, ताकि ये वेरी ना करे, क्योंकि अगर ये वेरी करेगा ना तो ये टाइम्स वेरी कर देंगे जिसमें ये टूट रहा था और नहीं टूट रहा था। हम NaOH को वेरी नहीं करना चाह रहे, उसको कांस्टेंट रखेंगे। और हेलोजन एल्केन को हमने क्या किया? डिफरेंट हेलोजन एल्केन्स उठा के रिएक्शन करा के देखा। आगे आपसे कहता है द स्टूडेंट डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2021 है। सॉरी, वो मैं देख रही थी कि वो सेव हो गई है सही से या नहीं सेव हुई, वो पीछे से चल गई थी वीडियो। ठीक है, ठीक है। वो सेव हो गई है। अच्छा, अब जी पार्ट में आपसे कहता है, ठीक है, ठीक। अब कहते हैं जी पार्ट में द स्टूडेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, तो हमें किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, किसको वेरी करना पड़ेगा? हेलोजन हाँ एल्केन जी, को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू NaOH। तो जिसका ऑर्डर चेक कर रहे होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं? वेरी। वेरी। और दूसरा रिएक्टेंट क्या रखा जाता है? कांस्टेंट। अच्छा, ये भी बता दो इसको कांस्टेंट किस तरह रखा जाएगा? एक्सेस में डालें। क्लोरोब्यूटेन को एक्सेस अमाउंट में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आगे उसने खुद ही बता दिया, एन एक्सेस ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन वाज मिक्स्ड विद 1 mol/dm³ NaOH concentration at room temperature. A stop clock was immediately started. तो जैसे ही आपने, मैं इधर टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, आपने क्या किया जी? क्लोरोब्यूटेन एक्सेस में ले लिया, क्लोरोब्यूटेन, और उसमें क्या डाला? NaOH डाला, जिसकी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन वाज 1 mol/dm³। और जैसे ही इन दोनों का आपने मिक्स कर दिया आपस में, आपने स्टॉप क्लॉक अपनी क्या कर दी? स्टार्ट कर दी। तो मैंने अपनी स्टॉप क्लॉक स्टार्ट कर दी और टाइम नोट डाउन करने लगा। आगे क्या कहता है? आफ्टर इंटरवल्स ऑफ 60 सेकेंड्स, हर 60 सेकेंड बाद, द स्टूडेंट टुक 10 cm³ सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर फॉर 11 मिनट्स। तो हर 60 सेकेंड बाद टोटल 11 मिनट के लिए आपने काम किया, ठीक है। टोटल 11 मिनट्स के लिए हमने क्या किया? ये काम किया। तो 11 मिनट्स में टोटल जितने भी 60 सेकेंड्स के इंटरवल्स आ रहे थे, उसमें मैंने क्या किया? सैंपल में गया और मैंने क्या निकाला? 10 cm³ सैंपल बाहर निकाल लिया। एक पेपर उठाऊंगा, ठीक है। 10 cm³ एग्जैक्ट बाहर निकालना है ना, तो 10 cm³ वाला पिपेट उठाऊंगा और उससे क्या करूंगा? इसको 10 cm³ सैंपल बाहर खींचूंगा आफ्टर एवरी सेकेंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। फिर कहते हैं जी, ईच 10 cm³ सैंपल वॉज इमीडिएटली एडेड टू आइस इन अ कॉनिकल फ्लास्क। तो मैंने जो 10 cm³ सैंपल निकाला, फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट ट्यूब में मैंने कलेक्ट कर लिया उसको, और उसको मैंने क्या कर लिया? अच्छा नहीं, टेस्ट ट्यूब में नहीं किया, उसने क्या किया? ईच 10 cm³ सैंपल वॉज इमीडिएटली एडेड टू आइस इन अ कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो एक कॉनिकल फ्लास्क में उसको मैंने ट्रांसफर किया, कॉनिकल फ्लास्क में 10 cm³ अपना ट्रांसफर किया और उसको क्या रख दिया? आइस बाथ में रख दिया, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है? ये थोड़ा सा मुश्किल बात है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैंने क्या कर दिया? उसको आइस में रख दिया। ये थोड़ी सी एक टेक्निकल बात है यहाँ पे। अच्छा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH aqueous इन ईच सैंपल वाज डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेशन। तो आपने जितने भी 10 cm³ वाले सैंपल निकाले हैं,
उन 10 cm³ में जो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है उसको कैसे डिटरमिन किया? थ्रू टाइट्रेशन। हर एक 10 cm³ जो आपने 60 सेकेंड्स बाद निकाला था वो आपने साइड पे कलेक्ट किए में, अब बारी बारी आप क्या कर रहे हो? उनका टाइट्रेशन करा रहे हो और फाइंड आउट कर रहे हो उसमें NaOH कितना पड़ा। ठीक हो गया? तो ये उसने सारा हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कहते हैं प्लॉट ग्राफ ऑफ NaOH aqueous, concentration of NaOH aqueous against time x axis, use क्रॉस टू प्लॉट द डायग्राम। ठीक है जी, आगे हम करते हैं इसको। तो हर दफा तो मेरे इक्विवेलेंट पास नहीं करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा? वो जो वर्ड आपने बताया था इक्विवेलेंट, उस तरह का एक वर्ड था, वो हर दफा इसके साथ नहीं करना पड़ेगा? इक्विलिब्रेट। हाँ जी। इक्विलिब्रेट। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन चलता रहेगा ना। सर हर दफा वो ठीक फिर है। एडजस्ट करने में टाइम नहीं लेगा कि भी आप उसको सीधा बर्फ में नहीं डाल? लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। देखो ना, आप बात तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक कर रहे हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या है हमारा? कि हमने देखना है कितनी NaOH की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बच रही है। ठीक है, कितनी NaOH की कॉन्सेंट्रेशन बच जाती है 60 सेकंड बाद। जब मैंने चेक किया ना 10 cm³ निकाल के, तो उसमें 0.25 मोल पर DM³ NaOH पड़ा हुआ था। तो अंदर कितना बच गया? 0.75। फिर वो रिएक्शन चलता रहेगा, NaOH खर्च होता गया, खर्च होता गया, खर्च होता गया। दोबारा 10 cm³ सैंपल निकाला, उसमें चेक किया NaOH कितना उसमें आ रहा है, तो अंदर कितना रह गया। ठीक है, उस हिसाब से हम इसको सारा काम करेंगे। हम देखना चाह रहे हैं NaOH की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज किस तरह आ रहा है आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स इंटरवल। तो यहाँ पे वो मैटर ही नहीं करता इक्विलिब्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमने एक ही दफा एनएच डाली है? हाँ जी, एक ही दफा शुरू में क्या किया था? 1 मोल पर DM³ NaOH डाल दिया था शुरू में। इनिशियली NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 1 मोल पर DM³। रिएक्शन शुरू होगा तो NaOH क्या होता जाएगा? खर्च होता जाएगा, कम होता जाएगा। 60 सेकेंड बाद मैं पता करना चाहता हूँ कि जब 60 सेकेंड्स गुजर गए सोल्यूशन के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितना NaOH बच गया। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो मैं क्या किया, मैंने इधर से 10 cm³ का सैंपल निकाला कि यार ये जो 10 cm³ का सैंपल है इसमें NaOH कितना रह गया, तो फिर अंदर सोल्यूशन में कितना पड़ा होगा। ठीक है, जी समझ आ गई है मुझे। हम उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमने ग्राफ प्लॉटिंग करनी है। तो पॉइंट्स ना मुझे जरा बता दें तो बहुत अच्छा होगा। आपने पेपर खोला हुआ है अपने पास? नहीं। इसका फोन से जरा मैं पिक्चर फोन से ले लेता हूँ। चलो, ग्राफ प्लॉटिंग करनी है आपने। टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस, और जो आपका टाइम एक्स एक्सिस पे है और NaOH जो है वो हमारा वाई एक्सिस पे है। ग्राफ प्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो इधर से पॉइंट्स प्लॉट करते हैं जी। अच्छा, पहला पॉइंट है 0,1। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? 1 मोल पर DM³ और जीरो पे, टाइम जीरो पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मोल पर DM³। टाइम जब 60 सेकेंड्स हो गया, तो देखो यहाँ पे हर डिवीजन ना 10 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करिए, 50 है, इससे एक डिवीजन आगे। उस टाइम पे 0.75 हो गई थी कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कहाँ आता है? इधर आता है हमारे पास। टाइम 60 सेकेंड्स पे कॉन्सेंट्रेशन वॉज 0.75, ये बनती है पॉइंट सेकेंड। फिर उसके बाद हमारे पास 120 सेकेंड्स पे 0.62 कॉन्सेंट्रेशन थी। तो 120 कहाँ पे आएगा हमारे पास? 120 आएगा 100, 110, 120। 100 से दो डिवीजन आगे, और कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 0.62। 100 से दो डिवीजन आगे और 0.62, ये आपका पॉइंट बनता है इधर। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है 180,0.51। 180 किधर आएगा? 200 से, ये 190 हो गया, ये 180। 200 से दो डिवीजन पीछे, और 0.51 आना चाहिए, तो 0.51 ये आ गया। ये हमने बना लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 300, 0.3, सॉरी 240, 0.39। तो 240 आएगा इधर, और 0.39 आएगा आपके पास 0.40 से एक डिवीजन नीचे। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास आता है 300, 0.31। 300, 0.31 ये पॉइंट आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है 360, 0.24। 360 इधर आएगा, 0.24 आएगा जी, 0.25 से एक डिवीजन नीचे।
फिर उसके बाद आपके पास आता है 420, 0.19। तो 420 इधर आएगा, 0.19 आएगा जी इधर से एक डिवीजन नीचे। और उसके बाद हमारे पास आता है 480, 0.12। तो 480 ये आ गया, 0.12 आ गया आपके पास यहाँ पे, 0.12। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 540, 0.13। 540, 0.13। तो 13 इधर आते हैं। तो यहीं से आपको नहीं पता लग रहा है पिछला पॉइंट जो एनोमलस हो गया है। पिछला पॉइंट आ रहा था 0.12 पे और उससे अगला पॉइंट आ रहा है 0.13 पे, जबकि कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज करनी चाहिए। तो यहीं से हमें नजर आ रही है एनोमलस पॉइंट बनेगा हमारा। आगे आपसे कहते हैं जी 600 कॉमा 0.11। तो 600 कॉमा 0.11 ये आ गया पॉइंट। और फिर है 660 कॉमा 0.09, 660 कॉमा 0.09। तो ये मेरा ग्राफ बन रहा है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा दूर रख के देखूं तो एक वही पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, जो ये कर्व से बाहर जा रहा है, जी। ऐसे ही है। तो ये हमारा जो अनोमलस पॉइंट मैंने मार्क किया वही हमारा क्या है, अनोमलस पॉइंट है ये वाला। अब ये क्यों आया होगा इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे इधर से, अब अपनी अपने एक स्मूथ हैंड कर्व बनाने। तो मैं अपनी स्मूथ हैंड कर्व बना लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूँ। अच्छा जी। तो अब यहाँ से आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, एक ही गो में आपकी कर्व बननी चाहिए। तो बस मेरी थोड़ी सी नीचे से खराब होगी है कर्व, लेकिन इस तरह आपने एक गो में क्या करना है, अपना कर्व बनाना है। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये आउटलायर है, ये हमारा क्या है, अनोमलस पॉइंट है। ठीक है। आगे हमसे क्या कहता है सजेस्ट वन रीजन फॉर द अनोमलस पॉइंट। हाँ जी। आपको लगता है कि आप आंसर कर सकते हैं इसका। सर हाँ जी, एनईओएच कंसिडर द रिलेटेड है। पॉइंट यू शुड बी मोस्ट नॉर्मल। सॉरी, एक पार्ट मिस हो गया। इसमें आपको एक मार्क मिलेगा नॉर्मलेस पॉइंट को मार्क करने के लिए। आगे आपसे वो कहता है कि आप बताएं कि एक रीजन बताएं जिससे आपके पास अनोमलस पॉइंट क्रिएट हुआ है। तो ये जाके हम जरा क्या करते हैं, इधर देख लें अगर, तो बेसिकली NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है, कम आ रही है जी। कितनी आनी चाहिए थी, होनी किधर चाहिए था इस पॉइंट को, इस पॉइंट को होना चाहिए था ऊपर, इस जगह पे, इस जगह पे होना चाहिए था। हमारे पास ये पॉइंट किधर आ रहा है, नीचे। यानी हमारे पास NaOH की कॉन्सेंट्रेशन इधर हमने क्या कर ली, लेस रिकॉर्ड कर ली, ओरिजिनल से कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH आ रही है। ऐसे ही है। अब जी। इसके लिए रीजन सोचना है हमने, तो हम एक्सपेरिमेंट में जाके सोच सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट में जाके सोचेंगे कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि NaOH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एट 360 सेकेंड्स, जो नहीं 480 वाला पॉइंट है ना ये, हाँ जी ये 480 वाला पॉइंट है जो नॉर्मलस था। 480 पे जो पॉइंट आ रहा है उस पे NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे आ गई, उसको ज्यादा आना चाहिए था। तो वही जाके सोचेंगे। तो जरा इसको देखते हैं। अब स्टेप्स हमारे थे जी के, स्टेप वन था कि आपने क्या करना है, एक्सेस ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन को मिक्स करना है NaOH के साथ। वो तो स्टार्ट था रिएक्शन का, उधर कोई गलती नहीं हुई। स्टेप टू में स्टॉप क्लॉक स्टार्ट की थी, उधर भी कोई गलती नहीं हुई। सर पहले स्टेप नहीं थ्री स्टार्ट में करनी चाहिए थी? स्टॉप क्लॉक पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी। क्योंकि टाइम भी हमें तो ज्यादा करना है ना, तो फिर पॉइंट आ जाएगा लाइन के ऊपर। नहीं ना, टाइम तो 480 पे ही मेजर करना है ना हमने। देखो 60 लेकिन सेकेंड इंटरवल अनोमलस का है तो मतलब क्या आगे है, जा सकता था ना। 60 सेकेंड्स का इंटरवल का मतलब क्या है, आपने 480 पे ही मेजर किया है पॉइंट। मुझे समझ नहीं आई। देखो ना, आपने टाइम का कंसंट्रेशन का सैंपल कब निकालना है, हर 60 सेकेंड्स बाद। ठीक है। तो वो तो आप हर 60 सेकेंड्स बात कर रहे हो। आपने ये पॉइंट भी तो 480 पे ही मेजर किया ना, बेशक एनोमलस है, किया तो 480 पे ही है, करेक्ट टाइम पे किया है ना। तो टाइम का यहाँ पे मसला नहीं है। आपने वही अपने शुरू से 60 सेकेंड्स के इंटरवल लेते गए और सारों में ठीक किया, लेकिन एक जगह पे 60 सेकेंड के इंटरवल में आके आपने पॉइंट थोड़ा सा गलत मेजर कर लिया, तो टाइम में गलती नहीं हुई, आपने वो किया 60 सेकेंड्स के बाद ही है। तो समझ इंटरवल आइए सही बात। था, इसलिए टाइम हाँ, नहीं है। इंटरवल ठीक है, टाइम इसलिए हाँ क्योंकि इंटरवल्स पे था ना। और हम 60 सेकेंड्स के बाद ही मेजर किए ना, देखो ना। ये भी जो कॉन्सेंट्रेशन आपने मेजर की है ये किस पे की है, 480 पे, जो कि हमारा कितना इंटरवल बनता है,
ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 8, एट्थ इंटरवल 480 था। उसी पे जाके आपने क्या किए, मेजर किया टाइम। तो टाइम में तो गलती नहीं हुई आपसे, टाइम में नहीं हुई, आपने क्या कर दिया, आपने कोई कंसंट्रेशन में गलती कर दी है। तो अब हम उसके लिए सोचेंगे कि यार क्या हो सकता है आपके पास। तो टाइम मेजरमेंट में कोई गलती नहीं हुई, स्टॉप क्लॉक में आफ्टर 60 इंटरवल्स ही हम 60 सेकेंड के इंटरवल ही मेजर कर रहे थे, 10 cm³ सैंपल जो थे वो निकाल रहे थे। ठीक है। अच्छा, ईच 10 cm³ सैंपल वॉज इमीडिएटली एडेड टू आइस इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इन ईच सैंपल वॉज डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेशन। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन कब पता लगेगी, टाइट्रेशन से ना। जी। और टाइट्रेशन से पहले एक स्टेप आपने किया है। देखो टाइट्रेशन में तो जो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में पड़ी है वही पता लगनी है ऐसे। जी। तो हो सकता है कि स्टेप 4 एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन को कोई, आप क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेशन का कोई इसका साथ लेना देना हो। क्योंकि अभी तक तो आप स्टेप 3 तक ठीक जा रहे थे, स्टेप 4 में आपने उसको इमीडिएटली ऐड टू आइस करके उसको क्या करना है, कूल डाउन करना है। तो हो सकता है आपने कूल डाउन ना किया हो। तो जब मैं NaOH को कूल डाउन नहीं करूंगा तो फिर क्या मसला हो सकता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्युबिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो फिर जब मैं कूल डाउन किए बगैर NaOH से क्या कर रहा हूँ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ NaOH की टाइट्रेशन से, तो वो कम हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई। बात समझ आई। तो जी। बेसिकली हमने क्या किया होगा गलती, हमने ये किया होगा ना कि हमने 10 cm³ सैंपल निकाला, टाइट्रेशन कर दी, बीच में भूल गए कि यार उसका स्टेप 4 में उसको पहले कूल डाउन करना है आपने। ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन में अफेक्ट आ सकता है कि आपने स्टेप 4 में कूल डाउन नहीं किया उसको। तो हम बोल सकते हैं कि यार वी माइट हैव, और कूल डाउन इसलिए because एक्सोथर्मिक रिएक्शन था पहले। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर वरना वो बर्फ में क्यों डालेगा उसको ठंडा करने के लिए। हाँ ये भी ठीक बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कूल डाउन करो रिएक्शन मिक्सचर को, फिर उसके बाद फर्दर टाइट्रेशन करें उसके साथ। तो वी माइट हैव मिस्ड द स्टेप टू कूल डाउन द सैंपल, द 10 cm³ सैंपल। ठीक है, इस वजह से एनॉमलस पॉइंट क्रिएट हो गया। कहता है ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइंस ऑन द ग्राफ टू कैलकुलेट 2 कंसेक्टिव हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन। अब मुझे नहीं पता फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन हाफ लाइफ निकाल के अगर वो क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई आपकी हाफ लाइफ, तो कैसा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। अगर कांस्टेंट ना आई तो कैसा होगा, सेकेंड सेकंड। ऑर्डर। ठीक है। तो हमारे पास जाके हम हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जो लगेगा कंसंट्रेशन को क्या होने में, हाफ। अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ होने में। तो इनिशियल वैल्यू शुरू में कितनी थी, 1 मोल/dm³, तो उसका हाफ कितना होता है, 0.5 मोल/dm³। तो 0.5 मोल/dm³ होने में ग्राफ से देख के बताते हैं जी कितना टाइम लगा हमें, 180 सेकेंड्स। मेरे पास जो आ रहा है वो 180 सेकेंड्स आ रहा है। ये मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ है इस टाइम से लेके यहाँ तक। सेकेंड हाफ लाइफ अब 0.50 से कहाँ पे जाने तक, इसका हाफ। अब ये इनिशियल बन जाएगी सेकेंड हाफ लाइफ के लिए। तो इसका हाफ कितना होता है, 0.25। उसको लेबल करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड वर्किंग उधर शो करनी है। तो उसको हाफ होने में अगला हाफ टाइम कितना लगा मुझे जी, इधर तक लगा। तो ये फाइनल रीडिंग कितनी आ रही है, 350। तो यहाँ से प्रीवियस हाफ लाइफ माइनस करो जरा, 350 में से 180 माइनस कर देते हैं। 170। तो 350 माइनस 180, तो ये कितनी आ रही है, 170। तो तकरीबन उतनी ही है, इतना कोई फर्क नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमारे पास दो हाफ लाइफ हमने उसको निकाल के दिखा दी है। मेरी वर्किंग थोड़ी सी गंदी नजर आ रही है, इधर मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन लाइंस एक तो लाजमी शो करनी है। ठीक है, ये वैल्यूज जो इन पे मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मार्क करूंगा 180 सेकेंड्स, यहाँ पे मार्क करूंगा 350 सेकेंड्स। तो बीच में जो हाफ लाइफ आ रही है मेरी, ये इधर आ रही है 170 सेकेंड्स, और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी हाफ लाइफ, 180 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या है, फर्स्ट हाफ लाइफ हमारी 180 सेकेंड्स आ रही है, सेकेंड हाफ लाइफ हमारी 170 आ रही है। आप थोड़ा ग्राफ अच्छे तरीके से बनाओगे तो आपकी और क्लोज आएंगी वैल्यूज। कहते हैं
State whether you consider this to be first order reaction with respect to NaOH. Explain your answer. हाँ जी, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं? तो हम कौन सा पार्ट कर रहे थे? हम कह रहे थे कि हाफ लाइफ आपने थ्रू द ग्राफ, ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो ग्रीन लाइंस मैंने बनाई है, ये लाजमी आपने उसको दिखानी है। ठीक है, तो ये दिखाने के बाद, अच्छा ये वाली इरेज कर देना जो मैंने इधर बनाई है, इनको जरूरत नहीं है हमें। ये हमारी हाफ लाइफ वाली नहीं है, हमारी वो एनॉमलस पॉइंट वाली थी। ठीक है, तो ये दो कंस्ट्रक्शन लाइंस, ये हमारी हाफ लाइफ यहाँ से हमने निकाली। एक 180 सेकंड आ रही है, एक 170 सेकंड। तो बोल रहे स्टेट वेदर यू कंसिडर दिस टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NaOH। तो हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर है। हाफ लाइफ क्या आ रही है हमारी? कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, कांस्टेंट तब ना होती ना कि एक 180 आ रही होती, दूसरी 90 आ रही होती, एक 180 होती, दूसरी 360 होती, तब कांस्टेंट ना होती। ये क्लोज क्लोज वैल्यूज हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? यस, बिकॉज half lives are constant. कहता है total volume of reaction mixture at the start of the experiment was 250 cm cube. Name a piece of apparatus that could be used to remove the 10 cm cube samples from the reaction mixture. मुझे बताओ, जो हम रिएक्शन मिक्सचर में से हर 60 सेकेंड्स इंटरवल के बाद 10 cm क्यूब का सैंपल निकाल रहे हैं, क्या मुझे जरूरत है कि उसका एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करके बाहर निकालूं? जी। है ना जरूरत मुझे कि यार उसका एक्यूरेट 10 cm क्यूब बाहर निकालना है मैंने, क्योंकि फर्दर उसके साथ मैंने टाइट्रेशन करनी है। ऐसी है ना? तो उसका जी। एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? पिपेट। पिपेट यूज करना चाहिए। और पिपेट के दो आपको वेरिएंट्स बताए थे, एक 10 cm क्यूब पिपेट होता है, एक 25 cm क्यूब पिपेट होता है। कौन सा वाला यूज करें इस केस में? 10। तो 10 cm क्यूब पिपेट यूज करो। एक्यूरेट 10 cm क्यूब वो क्या करेगा? सोल्यूशन से बाहर निकाल लेगा। कहता है सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट डिड नॉट रिमूव 25 cm क्यूब सैंपल्स फॉर टाइट्रेशन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। मुझे बताओ, अगर मैं 25 निकालता, हम 25 निकालते तो क्या होता? हम इतना हमने डाला ही नहीं था कि आप 25 के लिए क्या कर निकालें। सकते? ये तुम्हें पता ही नहीं ना कि हमने डाला कितना था। सर 10 डाला था ना। 10 नहीं डाल, 10 कहाँ से डाले? took 10 centimeter cube samples from the reaction mixture. वो तो रिएक्शन मिक्सचर की बात हो रही है ना, इसमें से 25 सैंपल क्यों नहीं निकाले, 10 क्यों निकाले? तो इसका वजह यही हो सकती है कि हमारे पास इतना वॉल्यूम मौजूद ही नहीं होगा कि हम उसको 25 करके बाहर निकालें। तो ठीक कह रहे हो आप, उसकी बात भी ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत लार्ज सैंपल हो जाएगा ना। ठीक है, और हम एक टेस्ट ट्यूब में वो सारा काम करा रहे हैं जिसमें हमने रिएक्शन रखा है, तो 10 cm क्यूब सैंपल ही हम निकाल सकते हैं। 25 cm क्यूब सैंपल क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा सैंपल हो जाएगा। तो हम ज्यादा सैंपल्स नहीं निकाल पाएंगे, तो हम उसे कह सकते हैं कि वी डू नॉट हैव इनफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो क्या उसमें से हम 25 cm क्यूब के सैंपल निकालें टोटल? नहीं, अच्छा उसने ऊपर बता दिया ना, ऊपर बता दिया उसने कि जो आपका टोटल रिएक्शन मिक्सचर था वॉल्यूम, उसका ऊपर लिखा हुआ है, हमने मिस कर दिया, हालांकि हाईलाइट भी किया उसको। तो वो 250 cm क्यूब का था। तो आपने जो apparatus है, हर टोटल 11 मिनट्स के लिए करना है ना ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 11 मिनट्स के लिए करना है। हर 60 सेकंड बाद आप 10 cm क्यूब निकाल रहे थे। ठीक है, तो अगर हर 60 सेकेंड्स बाद में 10 cm क्यूब के बजाय 25 cm क्यूब निकालता हूँ, तो वो तो कहाँ तक जाएगा सिर्फ? हाँ जी, क्या वो 11 मिनट्स तक जाएगा टोटल? नहीं नहीं। जाएगा। मैंने 11 मिनट्स के लिए पूरा अपना एक्सपेरिमेंट करना था। तो वो देखो ना, अगर मैं इधर 25 cm क्यूब इस टाइम पे निकालता, फिर 25 निकालता, 50 हो गया, फिर 25 निकालता, 75, 25, 100 cm क्यूब, तो 4 इंटरवल्स के बाद ही आ गए। और इस टाइम पे टाइम कितना हुआ अभी? अभी इस टाइम पे टाइम हुआ है, मेरा ख्याल है 4 मिनट हो गए। फिर उसके बाद 25 इधर निकाल लेता, 25 इधर, 150 इधर हो जाता, 25, 25, 25, ये कितना हो गया जी? 200, 225, एंड 25 इधर निकालते तो ये 250 पूरा हो जाता। आखिरी इंटरवल के लिए आप निकाल ही ना सकते। तो हमारे पास 250 cm क्यूब जो है वो इनसफिशिएंट वॉल्यूम है कि हम उसमें से 25 cm क्यूब सैंपल्स भी निकालें और रिएक्शन कितनी देर के लिए करें? 11 मिनट के लिए करें। तो इसीलिए मैंने बोला हमारे पास इनफ वॉल्यूम नहीं होगा। अब हम मेच्योरिटी के साथ कह सकते हैं यही आंसर है। तो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई ईच सैंपल इज एडेड टू आइस इन स्टेप 4। अब यहाँ पे ना टेक्निकल बात आती है।
देखो जो आपने सैंपल निकाला ना वो रिएक्शन मिक्सचर से निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH और कौन रिएक्ट कर रहा था आपस में, हेलोजन एल्केन रिएक्ट कर रहे थे। जो 10 cm³ सैंपल निकालोगे उसमें भी कौन कर रहा होगा रिएक्शन, NaOH एंड हेलोजन एल्केन, ठीक है। उस 10 cm³ सैंपल में भी NaOH और हेलोजन एल्केन जो थोड़े बहुत पड़े हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो आइस बाथ में इसको डालने का मकसद पता है क्या है, कि ये दोनों आपस में रिएक्शन बंद कर दें, इंस्टेंटली रिएक्शन क्या कर दें, बंद कर दें, ठीक है। इसको हम कहते हैं एब्रप्टली स्टॉपिंग ए रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें आइस डाल देते हो या आप इसको आइस में रख देते हो जाकर, कि एब्रप्टली जो है आपका रिएक्शन इंस्टेंटली उसी टाइम पे क्या हो जाए, बंद हो जाए। रिएक्शन मिक्सचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, उसकी वजह से रिएक्शन जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि हमने तो ये फाइंड करना है ना कि इस 10 cm³ में अब NaOH कितना रह गया। तो अगर आप उसको ठंडा नहीं करते तो NaOH और खर्च होता जाएगा, तो NaOH की जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगी वो फिर और कम आएगी। तो वो यही एनोमलस पॉइंट की भी वजह थी वहां पे। उस टाइम पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस टाइम पे बात समझ नहीं आती। अब उसने सवाल पूछ लिया तो आप समझ आएगी कि आपने उसको जब आइस में प्लेस नहीं किया तो ये जो सैंपल आपने उठाया है उसमें भी ये रिएक्शन चलता रहेगा, NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी उस सैंपल में। तो आप उसको ठंडा आइस बात में रखोगे, आइस में रखोगे ताकि इंस्टेंटली रिएक्शन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे टू स्टॉप रिएक्शन इंस्टेंटली, ठीक है। इसके लिए एक फैंसी लफ्ज भी यूज होता है लेकिन वो छोड़ दो, उसको आपके काम का नहीं है। क्वेंच बोलते हैं उसको, क्वेंच, क्वेंचिंग ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कि अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल आपने उठाया है जिसको आपने यूज करना है बाद में, और आप चाहते हैं कि उसमें किसी की चीज की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, तो आप उसको ठंडा करके उसको या गर्म करके उस रिएक्शन को इंस्टेंटली स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो इसको क्वेंचिंग ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं अनदर मेथड फॉर द फॉलोइंग रेट ऑफ रिएक्शन टू मेजर द चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा जी, अब आपके पास कहता है जी एक और रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने का तरीका है कि आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन चेक कर लें कि उसको क्या होता जा रहा है, कि क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। वैसे बताओ कि इनिशियली आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है इसमें NaOH ढेर सारा है ना, जी। NaOH ने क्या बनाए होंगे, ढेर आई। सारे आयंस बनाए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें 1 mol/dm³ NaOH आयन है आपके पास। लेकिन विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आयंस भी कम होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऐसी है। जी। तो अब वो क्या पूछ रहे, कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस वुड नॉट बी अ सुटेबल मेथड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हेलोजन एल्केन हाइड्रोलिसिस करता है तो वो भी आयंस नहीं बना सकता। नहीं, वो आयंस नहीं बनाएंगे, हाइड्रोलिसिस के बाद वो किस में जाते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल बना के देते हैं ना। लेकिन वो थोड़ी बहुत तो अल्कोहल तो नहीं सुटेबल आयनाइज होती है होता ना। सही तरीके से। चलो थोड़ी बहुत होती है तो मुझे बताओ कि क्या थोड़ी बहुत से कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर हो पाएगी, नहीं हो लेकिन पाएगी। रिजल्ट तो खराब होएगा। प्लस आपका NaOH जो आपने यूज किया, रिजल्ट क्या होगा। खराब होएगा ना, इनएक्यूरेट होएगा। अच्छा मुझे, अच्छा एक और बात बता दो, हमने क्या अपना हेलोजन एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में नहीं ली हुई, तो उससे आपके पास अल्कोहल की तो यहाँ पे तुक बनती ही नहीं है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो जो आपके फ्रीली मूविंग आयन उन पे बात होगी। जो आपका वो देखो ना, आप एक्वस सोल्यूशन में रिएक्शन करा भी रहे हैं, तो अगर आप मुझे ये बताओ कि वाटर भी तो अल्कोहल से ज्यादा आयनाइज होता है, फिर तो वाटर के भी आयन होने चाहिए बीच में। अल्कोहल तो वाटर से भी कम आयनाइज होता है, तो उसका तो बिल्कुल सवाल पैदा ही नहीं होता। हमने NaOH के रिस्पेक्ट से बताना, हम रेट किसका निकालना चाह रहे हैं, NaOH का। NaOH के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला मेथड ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि चेंज हो रही क्योंकि है। आपके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, लेकिन जो चेंजेस आएंगी ना 10 cm³ सैंपल्स में, वो कैसी होंगी, बहुत माइन्यूट चेंजेस होंगी, आप उसके लिए ग्राफ ही नहीं प्लॉट कर सकते, ठीक है। आप 10 cm³ सैंपल में जाके ये चेक करोगे कि यार हाँ बताओ जी कंडक्टिविटी कितनी है, मुझे बताओ हर 10 cm³ सैंपल में कंडक्टिविटी का कितना ही फर्क आ जाएगा। इतनी कोई बड़ी वैल्यूज देगा ही नहीं, वो बहुत स्मॉल वैल्यूज होंगी आपके पास, तो हम उसके लिए ना ग्राफ प्लॉट कर सकेंगे ना रिजल्ट्स निकाल सकेंगे, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे कि जी द चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी will not be very large, ठीक है, will not be very large
या लार्ज इनफ टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ठीक है, तो जो चेंजेस हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, वो आप इतने बड़े नहीं होंगे कि आप उनको एक्यूरेटली मेजर कर सकें, तो एरर वैसे ही आ गया। छोटी छोटी वैल्यू जाएंगी तो एरर वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ जी। तक हमारा पेपर था, इसमें और कोई सवाल नहीं है। तो मेरा ख्याल है आसान पेपर था, इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 भी इसका इजी था, क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था। ठीक है, चलो बस आज इधर एंड करते हैं।